तो अरुण जी, वीर सावरकर ग्रुप के कार्यकर्ता के नाते आज आप आए हुए हो, तो बस कुछ युवाओं के प्रश्न मुझे आपसे पूछने थे। तो इस लोकसभा चुनाव को आप किस नाते देखते हैं, अभी किस तरह से इसको देखना चाहिए अपने को? देखो, युवाओं की बात करें तो युवाओं को भारत की एकता और अखंडता का मद्देनजर रखते हुए इस राष्ट्र का चुनाव करना चाहिए। और कॉमन सेंस के तौर पर देखें तो राष्ट्र के विकास को भी उन्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार से विकास की गति तेज हुई है। इसलिए राष्ट्र का चुनाव किसके हित में जाना चाहिए, ये युवाओं को सोचना और समझना चाहिए। युवाओं को उनके लिए जो काम है उन पे नजर करनी। हाँ। कुछ काम बता सकते हैं आप युवाओं के लिए जो सरकार जैसे करती है? सरकार जो वर्तमान है उसने 6 करोड़ 2014 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके 2024 के चुनाव से पहले 6 करोड़ जो रोजगार है उसको सृजन किया है इस भारत के अंदर। और आज हम देखें 3.2 बेरोजगारी है सिर्फ, जिसको हम बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं मान सकते, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान करें कि सारे देश को हम नौकरी नहीं दे सकते, सारे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते सरकारी, लेकिन रोजगार को खड़ा करने के लिए सरकार या सरकार के जो मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं उसमें सरकार बहुत बड़े तरीके से रोजगार लाने को सृजन कर रही है। आप कुछ पॉइंटों पे चिन्हित करेंगे भी इन चीजों से युवाओं को रोजगार में काम खोलने में लाभ? हाँ बिल्कुल, जैसे एमएसएमई है, स्टार्टअप इंडिया है। पहले भारत के अंदर स्टार्टअप इंडिया के नाम से किसी भी साइट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के नाते बहुत सारे लोगों को और मैं खुद एमएसएमई का लेने वाला खुद एक यहाँ पे हूँ जिसने अपना खुद का रोजगार खड़ा किया है। सरकार ने मुझे अपने बलबूते पर अपना रोजगार खड़ा करने के लिए दिया और मैंने 10 लोगों को रोजगार दिया है इस माध्यम से। यानी हम यह कह सकते हैं कि आपने उस सुविधा का लाभ लिया, इसलिए आप उसको अच्छे से जानते हैं। हाँ, मैं जान सकता हूं। चलिए, तो अगला ये था, जैसे अब इस बार बहुत से वोटर्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे, तो इसी श्रेणी में ऐसे भी लोग होंगे जो सालों से अपने मत का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिन्हें हम अनुभवी वोटर्स का नाम देते हैं। तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि इस चुनाव में उनको कैसे अपना रोल प्ले करना चाहिए? पहली बात तो जो नए वोटर है, युवा हैं, चाहे वो, अगर पहले हम महिलाओं की बात करें तो 33% इस देश में पहली बार 33% महिलाओं को आरक्षण के तौर पर नहीं, हिस्सेदारी के तौर पर भारत सरकार ने उनकी हिस्सेदारी दी है इस देश के अंदर। ये एक सबसे बड़ा, हम आगे देखने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार महिलाओं को भी हाथों में रोजगार होगा। और अब युवाओं की बात करें, लड़कों की बात करें तो नए युवा हमारे देश के अंदर अपना जो स्टडी लेवल था उसको उस स्तर पर लेके जा रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के, किसी मतलब हम कह सकते हैं किसी के खर्चे के बिना नौकरियां लग रही है, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो राज्यों की है। जहां पर भारत सरकार जो वर्तमान की, इससे पहले जो अभी चल रही है, उसमें देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार मिला है। अभी जैसे कई बार आप ग्राउंड में चलते हैं तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सिख समाज के बंधुओं को थोड़ा सा इस मामले में गुमराह किया जाता है। उन्हें सही राह पे लाने के लिए या सरकार द्वारा उनके लिए क्या किया गया है, उन्हें उनके कुछ काम बताना चाहेंगे? सिख समाज देखो हिंदू समाज का एक अंग है, हम उसके अलग होने का दावा नहीं कर सकते कभी भी। वो हमसे ना तो अलग था और ना होगा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया। ये सबसे बड़ी बात है, जबकि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई चर्चा नहीं है। इन 5 सालों से 6 सालों से कोई चर्चा नहीं है। जब से अभिनंदन जी को हम वापसी लेके आए हैं 50 घंटों के अंदर और एयर स्ट्राइक करने के बाद, पाकिस्तान के साथ कोई भी हमारी चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पता है कि भारत की जो आस्था है उसके अंदर सिख समाज 2% होते हुए भी सिख समाज को इतनी अच्छे तरीके से हम उनकी आस्था को रखते हैं कि उन्हें कॉरिडोर खोलना पड़ा और अब तक खुला हुआ है। कभी भी आप जाइए, आज भी आप जा सकते हैं तो कॉरिडोर खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सिख समाज के
अंदर अगर हम बात करें तो सिख समाज में जो हमारे पूर्वज 4 साहबजादे, उनको शहीद का दर्जा भी दिया, साथ में उनके ऊपर बाल दिवस का इस देश के अंदर त्योहार के तरीके से एक दिन रखा गया है, जिसको मनाना अनिवार्य हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और सिख समाज को एक और सबसे बड़ी बात की, जो वजीफा आता था, पहले वो वजीफे बंद हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने उन वजीफों को भी दिया है। और साथ में 1984 के अंदर जो सिख समाज का कत्लेआम सरेआम करवाया गया था पिछली सरकारों ने, उसके लिए इस सरकार ने उन दोषियों को जेल में भी डाला है और 1,70,000 करोड़ रुपए उन 35,000 परिवारों को दिए हैं, जिन्होंने इस घटना से, इस दंगे में अपने आप को प्रभावित माना था। और लोगों ने ये देखा भी है कि 35,000 परिवार जो उस समय जब दंगा हुआ, किस प्रकार से टैरों पे आग लगाकर, गलोए में डालकर सिख समाज को आग लगाई गई और फूट डाली गई। एक अंतिम प्रश्न है, तो जैसे हम सिख बंधुओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि ये नाराजगी किसान आंदोलन के बाद से अधिक बढ़कर आई है, तो किसानों के लिए हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, सिख समाज का हम ये नहीं कह सकते कि सिख समाज नाराज है। सिख समाज भारत के साथ ही रहे और भारत के साथ ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये एक नया ट्रेंड बना दिया है। लोगों ने कहा कि सिख समाज नाराज है, हरियाणा में बात करें तो जाट समाज नाराज है, ऐसा नहीं है। ये एक किसानी मुद्दा है। किसानी मुद्दा इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सुधारा भी गया है। अब आप देखिए कि हरियाणा के अंदर हम बात करें तो 14 फसलों पर एमएसपी मिलती है, जबकि हमारी 4 मुख्य फसलें हैं, लेकिन हरियाणा सरकार और भारत सरकार 14 फसलों पर एमएसपी दे रही है। ये एक बहुत बड़ा देखने के लिए हम दर्शा सकते हैं कि 14 फसलों पर जो एमएसपी मिल रही है वो कौन दे रहा है? वो भारत सरकार ही दे रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है। और हमारे राज्यों में जाएं तो वहां पर किसी एक पर, 2 पर या 3 पर मिल रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर 14 फसलों पर मिल रही है। तो एक जैसे पीछे स्टार्टअप इंडिया का आपने बात की, तो चलो मध्यम वर्गीय आदमी या ऊपर के तबके का आदमी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से अपना काम चला लेगा। इसमें जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जब वो इस चीज को करना चाहे तो वो कैसे कर पाएगा? उसके बारे में थोड़ा सा। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मेरे जैसा या मेरे से उच्च, वो तो लोन भी ले लेगा या स्कीम भी ले लेगा, लेकिन जिसको हम गरीब तबका बोलते हैं, जो हाथ का मजदूर है, जिसके पास हाथ की स्किल की पावर है, वो कैसे करेगा? देखिए, इस भारत देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आप ये देखिए कंप्यूटर सेंटर के अंदर कितनी भीड़ रहती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर सेंटरों पर भारत सरकार ने एक ऐसा काम करके दिखाया कि हर बच्चे को कंप्यूटर आए, हर बच्चे को काम मिले। आप शिक्षा नीति की जो स्किल की है बात कर रहे हैं हम, ये 2014 के बाद से फिर से शुरू हुई है। पहले भारत का जो फीसदी था, हम कहते हैं ना कि दुनिया में हमारा जो आयात निर्यात करने का जो हमारा था वो 63% था, लेकिन आज फिर से बढ़ा है। आप देखिए, नेट पर गूगल पर सर्च करके देखिए कितना हम निर्यात कर रहे हैं। आयात देख लीजिए और निर्यात देख लीजिए, बड़ा है निर्यात करने का मतलब है हम किसी को भेज रहे हैं। ये सब कुछ अब हम भारत में बनाकर विदेशों में बेच रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी स्किल की वो बड़ी बात है। अब बात आती है कि आपने कहा कि छोटे जो हाथ का काम है, देखिए विश्वकर्मा योजना सबसे बड़ी योजना भारत सरकार ने चलाई। मैं भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, लेकिन उनकी योजनाओं के बारे में समाज को जागरूक करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा योजना के तहत हर व्यक्ति को 50,000 लाख रुपए का लोन मिला है, ताकि वो रेडी से लेके और कोई अपनी दुकानदारी खोलना चाहता है तो उसको वो भरिए, अपना आधार कार्ड लेकर आइए, उस लोन को लेके जाइए और फिर दोबारा लोन अगर आप भरते हैं तो उसको दोबारा आपको बढ़कर लोन मिलेगा। ऐसी एक प्रक्रिया विश्वकर्मा योजना के तहत चलाई गई। एक अंतिम प्रश्न और था कि जैसे हम देखते हैं लगभग लोग स्थानीय मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं, तो ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मुद्दे
सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये चुनाव किसका है। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। सबसे बड़ी बात तो ये देश का चुनाव है, देश की अखंडता का चुनाव है, एकता का चुनाव है। हम लोग बात क्या करते हैं, लोग बात क्या लेके आते हैं कि स्थानीय मुद्दे लेके आए। स्थानीय मुद्दे के लिए हमारे पास एक बड़ी राजनीतिक कार्य पद्धति है। गांव के अंदर चले जाएंगे, मेंबर है, उसके ऊपर ब्लॉक मेंबर है, उसके बाद सरपंच है, सरपंच के ऊपर सरपंच के मुखिया हैं, उसके बाद जिला परिषद है, जिला परिषद के मुखिया हैं, उसके बाद हमारे पास एमएलए है, एमएलए के बाद हमारे पास एमपी है। लेकिन सबसे बड़ा जो कौन होगा, हमारा एमपी होगा। वो राष्ट्र के लिए चुन रहे हैं, हम स्थानीय मुद्दे लेके खड़े हो जाते हैं। मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो वोट नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि ये राष्ट्र का कितना काम हुआ, राष्ट्र किस प्रति गति से तेज बढ़ा है, उसको देखते हुए चुनाव करना चाहिए। तो यानी स्थानीय मुद्दों पे कम और राष्ट्र के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान। लेकिन लोगों को क्या है कि लोग कभी कह देते हैं कि ये मुद्दा हमारा राष्ट्र का नहीं है। क्या राम मंदिर इस राष्ट्र की सर्वोपरि मुद्दा नहीं था? हम बात करें तो इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हर बार राम को बीच में लेके आते हैं। राम इस धरती की आत्मा है जिसके बिना गति नहीं है, और उस आत्मा को तोड़ा किसने था? बाबर ने तोड़ा था। लेकिन उसको लेने के लिए इस हिंदुस्तान में जहां पर 100% हिंदू रहते थे, उसके बाद भी, आजादी होने के बाद भी हमें इतने साल लग गए, और वो भी कोर्ट के माध्यम से हमें लेना पड़ा। हमें कोर्ट ने तब हमें दिया कि चलो हम देंगे। तो अपनी बातचीत आज आप यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका